हम एक ऐसे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे जो दशकों के कड़े कानूनों और तमाम सामाजिक अभियानों के बावजूद हमारे समाज में जड़ों तक धंसा हुआ है। बात हो रही है भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा की। सुनने में शायद लगे कि ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन जमीनी हकीकत का विरोधाभास आपको सच में हैरान कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। 90 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, हर 90 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 1.5 घंटे में भारत में दहेज उत्पीड़न की वजह से एक महिला की जान चली जाती है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि दहेज से होने वाली मौतों के आधिकारिक आंकड़े गिर रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये 90 मिनट का आंकड़ा उस भयानक सच्चाई को बयां करता है जो आज इसी वक्त हमारे आसपास घट रही है। इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की इंसानी कीमत को समझने के लिए जरा इस पर गौर कीजिए। अभी हाल ही में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 20 साल की पीड़िता के मामले में एक बेहद दर्दनाक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, एक रंगीन टेलीविजन, एक मोटरसाइकिल और 15,000 रुपए, बस इतनी ही थी उसकी कीमत। मतलब सोचकर देखिए, एक जीती जागती इंसान की जिंदगी का मोल बस कुछ भौतिक चीजों से तय कर दिया गया। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा कानून इस दहेज हत्या को देखता कैसे है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80, जिसे हम पहले आईपीसी की धारा 304 बी के नाम से जानते थे, इसमें एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। इसमें सबसे अहम है 7 साल का नियम। अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की मौत, जलने, चोट लगने या किन्हीं भी संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ये साबित हो जाए कि मौत से ठीक पहले दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया था, तो कानून की नज़र में ये दहेज हत्या है। ये 7 साल की जो टाइमलाइन है ना, ये कानूनी प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। वैसे अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक बहुत बड़ी विडंबना नजर आती है, जिसे शुरुआत में स्त्री धन कहा गया था, यानी शादी के वक्त बेटी की आर्थिक आज़ादी और सुरक्षा के लिए अपनी मर्जी से दिया गया एक तोहफा, वो समय के साथ एक जानलेवा डिमांड बन गया। पितृसत्ता और समाज में अपना रुतबा दिखाने की होड़ ने इस तोहफे को एक जबरदस्ती की शर्त में बदल दिया। जो चीज सुरक्षा के लिए थी, वही जान की दुश्मन बन गई। तो चलिए, अब जरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। अगर हम इस बड़े पिक्चर को देखें तो 2019 से 2023 के बीच दहेज हत्याओं के कुल मामलों में साल दर साल लगातार गिरावट आई है। पहली बार देखने पर कोई भी यही सोचेगा कि वाह, चलो, कानून और जागरूकता का असर तो हो रहा है। इन नंबर्स को देखिए। 2014 में जहां 8,455 मौतें दर्ज की गई थीं, वहीं 2023 आते आते ये आंकड़ा 6,156 रह गया और 2024 में तो ये और कम होकर 5,737 हो गया। इन गिरते हुए आंकड़ों को देखकर लगता है कि शायद चीजें वाकई सुधर रही हैं। एक उम्मीद सी जगती है ना? लेकिन क्या तस्वीर उतनी ही साफ है जितनी दिखाई दे रही है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमें इस गिरावट वाले भ्रम को तोड़ना होगा, क्योंकि अगर 2024 में 5,737 मौतें हुई हैं, तो इसका सीधा से मतलब है कि आज भी रोजाना करीब 15 से 16 महिलाओं की जान जा रही है। जरा इस बात को प्रोसेस कीजिए। मैक्रो लेवल पर जो डेटा एक सकारात्मक ट्रेंड दिखा रहा है, वो जमीनी हकीकत में आज भी एक लगातार चलने वाला खौफनाक सिलसिला है। रोज 15 से 16 जिंदगियां, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ किसी खास वर्ग या पिछड़े इलाकों की समस्या है, तो इन हालिया मामलों को देखिए। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर का मामला, जहां कथित तौर पर 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर कार की मांग की गई। भोपाल की त्विषा शर्मा को ही ले लीजिए, जिनकी सास खुद एक रिटायर्ड जज थीं। सोचिए। और मध्य प्रदेश की खुशबू पटानी, जो गंभीर रूप से जलाए जाने के बाद किसी तरह बाल बाल बची। ये मामले चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये बुराई हमारे समाज के हर तबके में, पढ़े लिखे और रसूखदार परिवारों में भी पूरी तरह से घुसी हुई है। अब आप सोचेंगे कि क्या कानून कुछ नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। भारत ने इसे रोकने के लिए एक बेहद सख्त कानूनी ढाल तैयार की है। 1961 का दहेज निषेध अधिनियम दहेज लेने और देने दोनों को अपराध मानता है। फिर बीएनएस की धारा 80 है, जो एक बहुत ही कड़ा नियम है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। यानी अगर 7 साल के अंदर मौत होती है और पहले प्रताड़ना हुई थी, तो कानून मानकर चलता है कि पति या उसका परिवार ही दोषी है। उन्हें खुद को बेगुनाह साबित करना होता है। इसके अलावा धारा 85 क्रूरता पर लगाम लगाती है और नया बीएनएसएस 2023 तो ये भी तय करता है कि इन मामलों की जांच और सुनवाई फटाफट हो।
लेकिन यहीं आकर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हमारे पास दुनिया के कुछ सबसे सख्त कानून हैं और हर साल 5,700 से ज्यादा मौतें दर्ज हो रही हैं। पर दूसरी तरफ न्याय मिलने की असली तस्वीर देखिए। पूरे देश में कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि दर महज 11 से 17% के बीच अटकी हुई है। इसका मतलब है कि 100 में से बमुश्किल 15 मामलों में ही अपराधियों को सजा मिल पाती है। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। तो आखिर ये सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है? इसके कई व्यवहारिक कारण हैं। कई बार गवाह ही मुकर जाते हैं, जिन्हें हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अब जाहिर है, घर की चार दीवारी के अंदर होने वाले जुर्म के पक्के सबूत जुटाना कोई आसान काम तो है नहीं। ऊपर से जांच में होने वाली लंबी देरी, और हमने कई हाई प्रोफाइल मामलों में देखा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मुख्य आरोपी रफू चक्कर हो जाते हैं। खैर, अब यहाँ से हमारी चर्चा एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। हम सब मानते हैं ना कि सख्त कानून ही हर मर्ज की दवा है। लेकिन शिक्षाविद नताशा झा की एक रिसर्च ने एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि हमारे सख्त दहेज विरोधी कानून अनजाने में ही सही महिलाओं को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हों? आइए इस थियोरी की कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। होता क्या है कि जब सख्त कानूनों के चलते दहेज का लेन देन रिस्की हो जाता है, तो परिवार पकड़े जाने से बचने के रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन हमारे समाज में दहेज सिर्फ पैसा नहीं था। ये एक तरह से लड़की के परिवार का पारंपरिक मूल्यों के प्रति आज्ञाकारी होने का सिग्नल भी था। अब जब दहेज वाला रास्ता खतरनाक हो गया, तो परिवारों को समाज में अपनी परंपरा दिखाने का कोई नया तरीका चाहिए था। और इसका नतीजा क्या निकला? बेहद भयानक। परिवारों ने जानबूझकर अपनी बेटियों की शिक्षा को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि समाज की उस रूढ़िवादी सोच में कम पढ़ी लिखी लड़की को ज्यादा संस्कारी और कंट्रोल में रहने वाली माना जाता है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए रिसर्चर्स ने 1985 के दहेज निषेध अधिनियम में हुए संशोधन को एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल किया। 1985 में कानून को काफी सख्त बनाते हुए जुर्माने और सजा को बढ़ा दिया गया था। अब डेटा क्या दिखाता है? डेटा ने साफ कर दिया कि जिन इलाकों में इस सख्त कानून का सबसे ज्यादा असर हुआ, ठीक उन्हीं इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के स्तर में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। मतलब कानून बनाने वालों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके अच्छे इरादों का ऐसा उल्टा और दर्दनाक असर भी हो सकता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं। दहेज का मुद्दा सिर्फ हत्याओं तक जाकर खत्म नहीं होता। ये महिलाओं के खिलाफ होने वाली पूरी की पूरी घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा इंजन है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध दर्ज होते हैं, उनमें से लगभग 42.3% तो सिर्फ घरेलू हिंसा और पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के मामले हैं। और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर दहेज की मांग और उत्पीड़न से जुड़ा होता है। और यही चीज हमें वापस उस बुनियादी सच्चाई की तरफ ले जाती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही बेबाकी से माना है। अदालत ने कहा, बुराई को जब तक जड़ से खत्म न किया जाए, उसे कभी रोका नहीं जा सकता। ये लाइनें अपने आप में कड़वा सच हैं। सिर्फ किताबें भरकर कानून बना देने या सजा को उम्र कैद में बदल देने से बात नहीं बनेगी। जब तक हमारे समाज की वो सड़ी गली सोच नहीं बदलती, जो एक महिला को महज एक संपत्ति या सौदेबाजी की चीज समझती है, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। कोई भी समाज एक ऐसी जानलेवा प्रथा को कैसे खत्म कर सकता है, जब उसकी अपनी ही संस्कृति, उसकी गहरी मान्यताएं हर कदम पर उस कानून के खिलाफ जंग लड़ रही हों? क्या हम सच में सिर्फ अदालतों और पुलिस थानों के भरोसे सदियों पुरानी इस मानसिक बीमारी को मिटा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, और इसका जवाब हमें समाज के तौर पर खुद ही खोजना होगा।